हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे। आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नाम है या मैं नहीं माखन खायो। ये एक पद है जो लिखे हैं सूरदास जी ने। इससे पहले हम इसके 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 9। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9। ये है चैप्टर 9 और इस चैप्टर का नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। तो इसमें क्या है, श्री कृष्ण जी हैं जो अपनी मैया से यानी कि माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, क्योंकि उन पे माँ यशोदा ने बोला है कि जो भी माखन था वो सारा तुमने खाया है। तो इसलिए वो अपनी गलती छुपाते हुए और बड़े प्यार पूर्वक क्या कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, ये तो सारी शरारत ग्वाल वालों की है। तो चलिए पढ़ते हैं। ये पद है जो कि लिखे हैं सूरदास जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट है इसमें, मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया होता है माँ, नहीं माने नहीं, माखन यानी मक्खन, खायो यानी कि खाना। तो इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया यानी माँ मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गयन के पाछे मधुवन मोही पठायो। भोर क्या होता है? भोर होती है सुबह, गयन यानी कि गाय, पाछे यानी उनके पीछे, मधुवन होता है यमुना किनारे। और मथुरा में क्या है, एक जंगल सा था, वन था, तो उस वन का क्या नाम था? मधुवन। मोही यानी कि मुझे, पठायो यानी कि भेज दिया। तो इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। भोर यानी कि सुबह होते ही तो आपने मुझे गायों के पीछे मधुवन में भेज दिया था, तो मैं तो यहाँ था ही नहीं। चार पहर वंशी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। तो क्या कह रही है? 4 पहर क्या होते हैं? एक पहर होता है 3 घंटे का, और 4 पहर कितने के हो गए? ये हो गए 12 घंटे। 3 4 12, तो ये हो गए 4 पहर यानी कि 12 घंटे। वंशीवट, वंशीवट क्या था? एक बरगद का पेड़ है, ठीक है। तो उसे वंशीवट इसलिए बोल दिया गया क्योंकि उस पर बैठ के श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, तो इसलिए उस पेड़ का ही नाम लिख दिया। वट माने होता है वृक्ष या पेड़, तो वंशीवट बोल दिया। भटको यानी कि भटकना। सांझ परे, सांझ यानी कि शाम, घर आयो यानी घर आया। तो इसमें कह रहे कृष्ण जी कि 4 पहर वंशीवट भटकने के बाद, यानी गैयों को चराते चराते मैं 4 पहर तो मैं गैयों को चरा रहा था, उसके बाद सांझ के बाद तो मैं घर आया हूँ। मैं बालक भैयन को छोटो, छीको के ही विधि पाओ। मैं बालक, क्या बोल रहे हैं इसमें? श्री कृष्ण जी अपने आप को बालक बोल रहे हैं। भैयन यानी कि बाहें, छोटे यानी कि छोटी। तो कृष्ण जी कह रहे हैं मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, और मेरी जो बाहें यानी कि मेरे जो हाथ हैं वो भी छोटे से हैं। छीको के ही विधि पायो। छीको क्या होता है? छीको देखो इस तरीके से, आप ये पिक्चर देख रहे होंगे साइड में, देखो ये वाली, इसमें जो ये बुना हुआ है ना, ये रस्सी से बुना जाता है, इसके अंदर मटका रखा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो क्या होता था, इससे पहले ना ऊपर लटका देते थे ताकि कोई जानवर वगैरह जो सामान है, दूध है, मक्खन है, उसे गिरा ना दे, तो इसे ऊपर लटका देते थे इस तरीके की रस्सी से। ये एक तरीके से टोकरी के टाइप का होता था, इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते थे, तो इसे कहते थे छीको, ठीक है। तो इसमें कृष्ण जी कह रहे हैं कि छीको मतलब मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे हाथ भी बहुत छोटे हैं। छीको के ही विधि पाई, जो छीको तो इतना ऊपर लटका हुआ है, मैं उसे कैसे पकड़ सकता हूँ क्योंकि मैं तो छोटा सा हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटाओ। ग्वाल बाल कौन है? ग्वाल यानी कि जो कृष्ण जी गाय चराने जाते थे, तो उनके साथ उनके दोस्त जो और भी जो मित्र थे वो सब जाते थे, तो उन्हें बोला है ग्वाल बाल। सब बैर परे, बैर यानी कि होता है शत्रु। तो कह रहे हैं कि जितने भी ग्वाल बाल हैं मुझसे सब शत्रुता निभाते हैं, मुझसे सब दुश्मनी निभाते हैं। बरबस मुख लपटाओ, उन्होंने जानबूझ के मेरे मुंह पे इस तरीके से माखन लगा दिया है ताकि सबको ये लगे कि मैंने माखन खाया है, क्योंकि ये ग्वाल बाल जो है मुझसे बैर रखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? माँ यशोदा को समझाते हुए कह रहे हैं, अपनी गलती छुपाते हुए कह रहे हैं कि जो ग्वाल बाल है ये इन्होंने शरारत की है, इन्होंने जानबूझ के मेरे मुख पे मक्खन लगा दिया। मुख क्या होता है? मुंह। तू माता मन की अति भोरी,
इनके कहे पतियायु, क्या बोल रहे हैं इसमें? कृष्ण जी कह रहे हैं तू माता यानी कि तू माँ मन की अति भोरी, भोरी होता है भोली, इनके कहे पतियायु, इनकी बातों, पतियायु ये होता है इनकी विश्वास कर लेती है, इनकी बातों में आ जाना। तो कृष्ण जी कह रहे हैं माता तू तो बहुत भोली है, तुम्हें तो कुछ नहीं पता है, ये जो है ग्वाल वालों की बातों में तुम आ जाती हो, उनकी बातों पे विश्वास कर लेती हो, तभी तो तुम मुझसे कह रही हो कि माखन तुमने खाया है। जिए तेरे कछु भेद उपजी, जानी परायो जानू, जिए होता है हृदय यानी मन, तेरे कुछ भेद उपजी, तो कृष्ण जी कह रहे जरूर तेरे मन में कुछ ऐसी बात उपजी है, जानी परायो जाए, जिससे तुम मुझे पराया समझने लगी है, तभी तो मेरी बातों पे विश्वास ना करके उन ग्वाल वालों की बातों पे विश्वास कर रही हो। माता आपके मन में ऐसा क्या उपजा है जिससे आप मुझ पे विश्वास ना करके मुझे पराया समझ रही हो। ये ले अपनी लकूटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। अब कृष्ण जी कह रहे हैं माँ यशोदा से, लकुटी क्या होता है? लकुटी होता है एक तरीके से एक डंडा सा होता है वो, कमरिया और एक कंबल। तो जब कृष्ण जी गाय चराने जाते थे तो अपने साथ एक डंडा सा और कंबल लेके जाते थे। तो वही कह रहे हैं कि ये ले अपना ये डंडा और ये लो अपना कंबल, बहुत ही नाच नचाया, तुमने मुझे बहुत नाच नचाया, मतलब कि तुम तो रोज़ मुझे भेज देती हो गाय चराने के लिए, मैं तो रोज़ चला जाता हूँ, अब लो अब नहीं जाऊँगा, अपनी कंबल भी रखो अपनी लाठी भी रखो, अब से मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा क्योंकि तुम तो मेरी बातों पे विश्वास भी नहीं करती हो। ठीक है। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। अब क्या है देखो, सूरदास इसमें कवि ने अपना ही नाम दिया है। ठीक है। बिहसी यशोदा, बिहसी होता है मंद मंद मुस्काना, जशोदा है यशोदा यानी कृष्ण जी की जो माँ है उनका नाम है यशोदा। ले उर कंठ लगाया, उर यानी कि अपनी गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। तो क्या होता है जब इतनी सारी बातें देखती है ना कृष्ण जी की माँ यशोदा, देखती है कि कृष्ण जी कैसे बात बना रहे हैं, किस तरीके से गलती छुपाने के लिए इतनी सारी बातें बना रहे हैं, तो ये सब देख के ना माँ यशोदा को कृष्ण जी का चेहरा देख के हंसी आ जाती है और मंद मंद मुस्का के वो कृष्ण जी को अपने गले से लगा लेती है। देखो कितने अच्छे पद है ना, कितना अच्छा लगा पढ़ के। ये किसने लिखे? ये लिखे हैं महान कवि सूरदास जी ने। ठीक है। आप एक बार इसको फिर से पढ़ना, वीडियो फिर से देखना, आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं इसे। ठीक है। आगे देखते हैं अब इसमें। चलिए अब कवि का परिचय देख लेते हैं। ये है कवि से परिचय। आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास द्वारा रचित है। तो ये पिक्चर में दिखा रखा है ना, इनका नाम क्या है? ये है सूरदास। माना जाता है कि इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ है। कौन सी शताब्दी में? एग्जैक्ट इनकी डेट नहीं पता है कि इनका जन्म कब हुआ था, इसलिए क्या लिखते हैं इसमें, लिखते हैं कि 15वीं शताब्दी में हुआ है। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। तो क्या है, इन्होंने अपना बहुत सारा जीवन मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, वहाँ पे श्री कृष्ण के ही जो भजन वो गाते रहते थे। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध है। कौन सी भाषा में? ये आपको पता होना चाहिए। जो सूरदास है उनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय भी है। लोकप्रिय यानी कि लोगों में बहुत प्रिय है, लोग इनको बहुत प्रिय करते हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महान कवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो ये है सूरदास जी और ये क्या थे? ये कृष्ण जी के भजन ही गाते थे। कहाँ पे? मथुरा और वृंदावन के क्षेत्रों में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है पार्ट से, अब इसके क्वेश्चन आंसर है। समझ से इसमें क प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। इसमें पहला प्रश्न है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ? इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया? तो आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, मुझे तुम पराया समझती हो। सेकंड ऑप्शन है, मेरी माता तुम बहुत भोली हो। थर्ड ऑप्शन है, मुझे लाठी कंबल नहीं चाहिए। और फोर्थ है, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं? तो इसका आंसर है फोर्थ वाला कि मेरे छोटे छोटे हाथ कैसे जा सकते हैं छीके तक।
तो देखो इसमें ना ख प्रश्न में पूछा है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण भी बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। तो इसका कारण भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट का ऑप्शन जो कारण है वो इसके साथ में ही लिखा हुआ है, यहाँ पे है ये देखो, ये रहा। माँ यशोदा जब कृष्ण के मुंह पर माखन लगा देखकर उन्हें डांटने लगती है तो वे छीके तक हाथ ना पहुंचने का बहाना बनाते हैं कि मेरा हाथ जो है छीके तक नहीं जा सकता। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है इसमें, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है गाय चरा रहे थे, सेकंड है माखन खा रहे थे, फोर्थ है मधुबन में भटक रहे थे, और फोर्थ है वो तो थर्ड था, फोर्थ है मित्रों के संग खेल रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला कि वो माखन खा रहे थे। तो श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या खा रहे थे, माखन। तो ये कारण क्यों है, इसका कारण बताना, ये आंसर हमने क्यों चूज करा है। तो ये माखन खा रहे थे, ये विकल्प सही है। विकल्प होता है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है, क्योंकि पद्यांश की शुरुआत ही इस पंक्ति से हुई है, मैया मैं नहीं माखन खायो, अर्थात कृष्ण माँ से माखन ना खाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करने हैं, ये मिलान करने हैं। एक तरफ है इसमें शब्द और एक तरफ है इनका अर्थ या संदर्भ। यहाँ शब्द है, यहाँ पे इनकी मीनिंग दी हुई है, जिससे आपको इसको मैच करना है। फर्स्ट है इसमें जसोदा। जसोदा का क्या मीनिंग है, ये इसमें फोर्थ पे मैच हुआ है। जशोदा यानी कि यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। ठीक है, सेकंड है पहर। पहर का मतलब होता है समय मापने की एक इकाई। 3 घंटे का एक पहर होता है, एक दिवस में 8 पहर होते हैं। 8 पहर कैसे होते हैं, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और एक पहर 3 घंटे का होता है। तो अगर आप 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा कितना होता है 24, इसलिए क्या होते हैं एक दिन में 8 पहर होते हैं। ठीक है, थर्ड है इसमें लकूटी या कमरिया। तो इसका मीनिंग है ये 8 वाला, इसको पढ़ते हैं। देखो, लाठी और छोटा कंबल कमली। मान्यता है कि श्री कृष्ण लकूटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। फोर्थ है वंशीवट। वंशीवट क्या है, देखो इसका ऑप्शन हमने सेकंड से मैच कर रखा है। ये है एक वट वृक्ष। वट माने क्या होता है, पेड़ या वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी यानी कि बांसुरी की ध्वनि से गायों को पुकार कर उन्हें एकत्रित करते थे। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ है मधुवन। मधुवन का मीनिंग होता है मथुरा के पास यमुना के किनारे एक वन। वन यानी कि जंगल। सिक्स्थ है छीको। छीको किससे मैच है, ये मैच है थर्ड वाले से। क्या मतलब होता है इसका, गोल पात्र के आकार का रस्सियों से बुना हुआ जाल जो छत पर ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीजों जैसे कि दूध दही आदि को कुत्ते बिल्ली आदि ना पा सके। ठीक है, सेवेंथ है इसमें माता। माता का मीनिंग है ये फिफ्थ वाला, जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, जननी यानी माँ। 8 है इसमें ग्वाल बाल। ये है सिक्स्थ मैच, गाय पालने वाले के बच्चों श्री कृष्ण के संगी साथी। ठीक है, जो गाय पालते थे ना उन्हें क्या कहते थे, ग्वाल बाल। अब है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। अब इसमें क प्रश्न पूछा है, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। इसका आपको भाव बताना है, क्या अर्थ समझ में आता है। तो इसका आंसर यहाँ पे है क का। श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि प्रातः यानी कि सुबह होते ही तुम मुझे मधुबन में गायों को चराने के लिए भेज देती हो। ठीक है, ख प्रश्न है, सूरदास तब बिहंसी जसोदा ले उर कंठो लगायो। इसका आंसर है ख वाला। सूरदास कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण की बातें सुनकर हंस पड़ी और उन्हें गले से लगा लिया। ठीक है, तो आपको इनका अर्थ बताना था। आप देखते हैं सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब इसमें क प्रश्न पूछा है,
पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। तो आपको बताना है कि श्री कृष्ण ने जो हमने पद पढ़े उसमें अपने बारे में क्या क्या बताया है। तो इसका आंसर है ये इधर ऊपर लिखा है, देखो। मैया मैंने माखन नहीं खाया, प्रातः होते ही मैं गायों को चराने वन में चला जाता हूँ और सुबह से शाम तक वन में ही रहता हूँ। शाम को ही घर आता हूँ। मैं तो छोटा बालक हूँ, मेरे हाथ भी छोटे हैं। मेरे हाथ किस प्रकार छीके तक पहुँच सकते हैं। ये सभी ग्वाल बाल तो मेरे बैरी हैं। बैरी कौन होते हैं? दुश्मन, यानी कि मतलब जो मेरे से शत्रुता रखते हैं। ये मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा देते हैं। माता आप बहुत भोली हो जो इनके कहने में आ जाती हो। आपके हृदय में मेरे प्रति कुछ संदेह है, तभी आप मुझे पराया समझती हो। आप ये अपनी लाठी और कंबल ले लो, ये मुझे बहुत नाचना चाहते हैं। तो ये सारी बातें कौन कह रहा है? कृष्ण जी कह रहे हैं। ख प्रश्न इसमें पूछा है, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया। तो इसका आंसर है ये वाला। माता यशोदा श्री कृष्ण के इस मासूमियत भोलेपन पर रीझ कर यानी प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कविता की रचना। भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। पठायो और आयो दोनों शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है। इस विशेषता को तुक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे तुकबंदी कहते हैं। इंग्लिश में होती है राइम्स। ठीक है, इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का प्रयोग करते हैं। अब इसमें पूछा है क प्रश्न, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है आदि। तो आपको इसकी विशेषताएं बतानी है कि आपको इसमें क्या क्या विशेष लगा। ख है इसमें, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा भी कीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें विशेषताएं लिखनी है और जो भी विशेषताएं आप लिखोगे उसकी सूची आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी बतानी है। तो देखो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है। इसकी 3 विशेषताएं लिखी हैं, जिसमें से पहली है हर पंक्ति के अंत में समान ध्वनि है, जिससे कविता में लयबद्धता और ताल बनती है। सेकंड पॉइंट है सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अत्यंत सुंदर और भावुक तरीके से किया है। थर्ड है अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम सूरदास दिया है, जो इस पद की एक खास विशेषता है। हमने पढ़ी थी ना पोयम, उसमें एक जगह जो कवि हैं सूरदास जी, उनका भी नाम आया है। अब आगे है अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अब आपको इनके आंसर बतानी है। इसमें क प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे। तो देखो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है। इस पद में कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण है। प्रत्येक बच्चा गलती करने के बाद उसे गलती को छुपाने के लिए तर्क देता है। ऐसे ही श्री कृष्ण भी माँ को तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया। ग्वाल वालों ने उनके मुख पर माखन लगा दिया है ताकि माँ यशोदा उन्हें डांटे। तो कृष्ण जी क्या बता रहे हैं? अपनी गलती छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। ख प्रश्न है, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा। अब आपको इमेजिन करके बताना है कि जब माता यशोदा ने, जो कृष्ण जी की मम्मी थी, उन्होंने जब कृष्ण को गले से लगा लिया तो तब क्या हुआ होगा। तो देखो इसका आंसर मैंने लिखा है, माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को जब गले लगाया होगा तो उनका सारा क्रोध, जो गुस्सा है, वो क्या हो गया होगा? समाप्त हो गया होगा और कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। तो देखो नीचे क्या दिया है। अब इसमें क है, भोर भयो गयन के पीछे, गयन के पाछे। इस पंक्ति में पाछे शब्द आया है। देखो इसके नीचे अंडरलाइन किया है ना। इसके लिए पीछे शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते हैं और बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस प्रकार से लिखिए। जैसे अब इसमें कविता में लिखा है परे। परे का अर्थ क्या होता है? पास या बाहर। फिर है छोटो, इसे लिखते हैं छोटा। विधि होती है विधि। भौरी को क्या लिखेंगे? भोली। कछु यानी कि कुछ। ले यानी कि लेना। नहीं यानी कि नहीं। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। अब ख प्रश्न है, पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों का सही अर्थ से मिलान कीजिए। अब देखो, स्तंभ 1 है और स्तंभ है 2। अब एक जगह तो लिखे हैं ये शब्द और एक जगह लिखे इनकी मीनिंग, इनके अर्थ। अब आपको मैच करना है। जैसे फर्स्ट पे है उपजी, इसका अर्थ होता है उपजना या उत्पन्न होना। सेकंड है जानी, इसका अर्थ होता है जानकर या समझकर। थर्ड है जायो, जायो का अर्थ क्या है? ये होगा मैच आपका 7 से, नहीं ये है मैच आपका 6 से। जायो का अर्थ हो गया जन्मा। फिर है फिफ्थ पठायो, इसका अर्थ होता है भेज दिया, ठीक है। फिर है सिक्स्थ पतियायु, इसका अर्थ है 4 विश्वास किया या सच माना। 7th है बहियन, ये है 5th वाला भा या हाथ भुजा, हाथ को कहते हैं बहियन। 8 है विधि, ये होता है प्रकार भांति या रीति। 9th है भियसी, इसका अर्थ होगा फर्स्ट वाला मुस्काई या हंसी। लास्ट है 10th है भटक्यो, इसका अर्थ है इधर उधर घूमा या भटका यानी भटकना। 11th है लपटायो, ये हो गया 9 मला लगाया या पोता, ठीक है। ये ऐसे इसकी मीनिंग बतानी थी जिनसे मैच द फॉलोइंग करना था। नेक्स्ट है वर्ण परिवर्तन। तू माता मन की अति भोरी, भोरी का अर्थ है भोली। यहाँ ल और र वर्ण परस्पर बदल गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्द भी हैं जो ल या ड और र में वर्ण परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्द को चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 ही शब्द लिखे, आप चाहे और भी लिख सकते हैं। देखो एक तो है भोरी, ये किस में चेंज हो गया? भोली में। परे चेंज हो गया पड़े में, और चेंज हो गया गला, ठीक है। इस तरीके से और भी शब्द हैं जो आप ढूंढ के लिख सकते हैं। अब है पंक्ति से पंक्ति। नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनके भावार्थ यानी अर्थ दिए गए हैं। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। एक है स्तंभ 1 और ये है स्तंभ 2। अब आपको इसमें भी मैच द फॉलोइंग करनी है। तो देखो फर्स्ट है भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठाइयो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 4th वाला, सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया गया। मधुबन क्या है? जो वो जंगल है ना गायों को चराने के लिए, वहां पे भेज दिया गया। सेकंड देखो, सेकंड है 4 पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये 5th वाला, 4 पहर बंसी बट में भटकने के बाद सांझ होने पर घर आया। थर्ड है मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। तो इसका अर्थ है ये फर्स्ट वाला, मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ? कौन कह रहा है? कृष्ण जी कह रहे हैं। अब है 4th वाला, ग्वाल वाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो, ये है 6th का इसका मीनिंग। ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन हट पूर्वक मेरे मुख पर लिपटा दिया है। 5th है तू माता मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो, ये है 3rd वाला, माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। 6th है जिये तेरे कछु भेद उपजी है जानी परायो जानो, ये होता है, ये है हमारा सेकंड से मैच। तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया है, ठीक है। इस तरीके से सारे मीनिंग इनके जो भावार्थ एक तरफ दिए गए हैं जो हमने मैच किए। नेक्स्ट है इसमें पार्ट से आगे देखो, आपकी बात मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कभी कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ जाता है कि ये कार्य हमने नहीं किया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कब, किसके सामने? आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, उस घटना के बारे में बताइए। अब आपको ये करना है, आपने कोई बात बतानी है जो गलती आपने नहीं की, वो आपको समझानी पड़ी कि ये गलती मैंने नहीं की है, तो आपने किस तरीके से समझाया, ठीक है। तो आपको वो बताना है किसके साथ ऐसी घटना हुई, किसको आपने समझाया, मम्मी को समझाया या पापा को समझाया कि मैंने ये नहीं किया, और उसको करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या सिद्ध करना पड़ा, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ये आंसर आप खुद लिखेंगे। अब देखो घर की वस्तुएं,
मैं बालक भैयन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। छीका घर की एक ऐसी वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्षों से भारत में उपयोग में लाया जा रहा है। क्या होता है छीका? तो देखो ये जो टोकरी दिख रही है ना हाथ से बुनी हुई, इसे कहते हैं छीका। इसके अंदर जो मटका है वो नहीं, सिर्फ जो बाहर की टोकरी सी है उसे कहते हैं। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं, चित्रों के नीचे लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक से, परिजनों से या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो देखो ये पिक्चर्स क्या है, तो फर्स्ट पे क्या है, ये है लोटा, ये है इस्त्री या प्रेस, ये है चौकी, जब आप मंदिर से जाते होंगे माता की चौकी लगाते हैं इस पे। फिर है ये सिलाई मशीन, खाट या चारपाई, बरनी जिसमें अचार वगैरह रखा जाता है, सूप, और ये क्या है, सिलबट्टा जो चटनी पीसी जाती है इस पे। यहाँ पे देखो ये है चक्की, आटा पीसने के काम आती है, ये है पंखा, मथनी, ये छलनी, छानने वगैरह के काम आए, ये है कटोरदान, इसमें रोटी वगैरह रखी जाती है, ओखली, और ये है बिलोनी जब मक्खन को बिलोते हैं। ठीक है, अब देखो आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। दूध से दही मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट आदि की सहायता से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। तो देखो नीचे ही चित्र दिए हुए हैं ना, सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं। ये गाय है, इनसे क्या निकाला जाता है, पहले दूध, फिर दूध को क्या करा जाता है, इस तरीके से उबाला जाता है, उबाल के यहाँ पे ठंडा किया जाता है, इसमें वो डाल के, दही डाल के, ठीक है। जब वो जम जाता है दही से, फिर इस तरीके से इसको बिलोया जाता है। बिलोने के बाद क्या होता है, इसमें ऊपर मक्खन आ जाता है इस तरीके से, तो मक्खन में, और नीचे पानी रह जाता है। तो मक्खन को एक बर्तन में कर लेते हैं और जो पानी होता है वो इसी में छोड़ देते हैं। फिर जो मक्खन होता है उसे गैस पे ऐसे उबलने रख देते हैं, तो मक्खन किस में बन जाता है, घी बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब प्रक्रिया भी लिखी है मैंने, देखो। सर्वप्रथम दूध को जामन लगाकर दही बनाया जाता है। दही को मथने से माखन बनता है। माखन को हांडी या किसी बड़े बर्तन में डालकर गर्म किया जाता है। धीरे धीरे वह घी में परिवर्तित होने लगता है। हांडी में बने घी को छान लिया जाता है और बची करोनी को भी खा सकते हैं। ठीक है, जो बच जाता है ना नीचे घी निकालने के बाद, उसे भी हम खा सकते हैं। नेक्स्ट है समय का माप। 4 पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो। क्या है इसमें, क प्रश्न दिया हुआ है। पहर और सांझ शब्द का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं संकेत के रूप में, जैसे कल, ऋतु, वर्ष, अब, पखाड़ा, दशक, वेला, अवधि आदि। तो इसका आंसर और क्या हो सकता है, मैंने ये लिखा है रेड पेन से। तो देखो समय बताने के लिए हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रातः यानी कि सुबह, शाम, दोपहर, रात, कल, आज, परसों, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक आदि। ठीक है। ख देखो, श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे, तो वो चराते थे 10 से 12 घंटे। ग है, मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटे। वे सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले होंगे, तो वो निकले होंगे 5 से 6 बजे के बीच में। ठीक है, क्योंकि पहर से समय लिया गया है। घ है इसमें, दोपहर का अर्थ है दोपहर का समय। जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है और तीसरे पहर का प्रारंभ होता है, यह लगभग 12 बजे का समय होता है, जब सूर्य सिर के ऊपर आ जाता है। बताइए दिन के पहले पहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होता होगा, तो इसका आंसर है सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक का जो समय होता है वो क्या होता है, पहला पहर होता है। ठीक है, ये इजी से थे आंसर। अब देखते हैं, हम सब विशेष हैं। इसमें क प्रश्न है, महान कवि सूरदास दृष्टिबाधित थे, उनकी विशेष क्षमता थी उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की कुशलता। तो क्या कह रहे हैं, जो ये कविता जिसने लिखी है महान कवि सूरदास जी ने, वो दृष्टिबाधित थे, यानी कि वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उनमें एक विशेष क्षमता थी कि वो अपनी कल्पना शक्ति, यानी कि उनकी इमेजिनरी पावर इतनी तेज थी, वो अपनी कविता रच देते थे अपनी इमेजिनरी पावर से, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। ऐसे ही हम सभी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें सबसे विशेष और सबसे भिन्न बनाता है। भिन्न यानी कि सबसे अलग बनाता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या है, विचार कीजिए और लिखिए। अब देखो, अब आपको क्षमता बतानी है, यानी आप में क्या स्पेशल है जो आपको सबसे अलग बनाता है। जैसे इसमें आपके बारे में लिखना है, तो मैंने लिखा है, किसी को भी मुश्किल में देखकर सहायता करने की चाह उठना।
ये आपको अपने बारे में लिखना है कि आप में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे अलग बनाता है। सेकंड है आपकी किसी परिजन यानी कि आपके चाहे आप अपने मम्मी पापा के बारे में बता सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें विशेष बनाती है, या अपने दादा दादी के बारे में, भाई बहन के बारे में, जिसके बारे में आपको बताना है वो लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा है, मेरे पिताजी हर बात व्यवहारिक रूप से समझाते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये उन्हें विशेष बनाती है यानी कि सबसे अलग बनाती है। थर्ड है आपके शिक्षक की, अब आपको अपने टीचर की बतानी है ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो है पाठ को भली भांति समझाना और मार्ग निर्देशन करना, यानी हमारे जो टीचर हैं वो लेसन को बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने मित्र की बतानी है आपको। तो लिखा है मेरा मित्र गणित में तेज है, ये चीज़ है मतलब वो मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट है, ये चीज़ उसको सब क्लास में सबसे अलग बनाती है। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, ख प्रश्न देखते हैं। एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है, वह क्षमता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे। तो देखो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कि आप इनकी सहायता, इनकी मदद कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट है इसमें, एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे पाठ समझाएंगे। ठीक है, ये मैंने आंसर लिखे रेड से। सेकंड है, एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता, तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे। तो मैंने लिखा है उसे पढ़कर समझाएंगे एवं ब्रेल लिपि से पढ़ने हेतु प्रेरित करेंगे। ब्रेल लिपि क्या है, जो देख नहीं सकते उनके लिए एक अलग तरीके की टेक्निक होती है जिससे वो हाथ लगा के उसको चीज़ को महसूस करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड है, एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हम बताएंगे उसे अभ्यास करवाना कि वह सहजता से बोले। अभ्यास यानी कि हम उसकी एक्सरसाइज कराएंगे, उसको मदद करवाएंगे कि वो आराम आराम से बोले। नेक्स्ट है, एक सहपाठी बहुत अटक अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, क्या करेंगे, बार बार अभ्यास कराएंगे, उससे भी हम बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट है, एक सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है, तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे। तो मैंने लिखा है उसका साहस बढ़ाएंगे, हाथ पकड़कर दौड़ने में मदद करेंगे या स्वयं धीरे धीरे उसके साथ दौड़ेंगे। लास्ट है, एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है, मतलब वो सुन नहीं सकता, तो क्या करेंगे, मैं उसे लिखकर बात समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है आज की पहेली, इसे रीड करते हैं। देखो, दूध से मक्खन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। नीचे दूध से बनने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। दी गई शब्द पहेली में उनके नाम के पहले अक्षर दे दिए गए हैं, नाम पूरे कीजिए। आप देखो नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो आपको दिख रही होंगी, और नीचे इनको इस पहेली में ढूंढ के आपको लिखना है। तो देखो जो रेड पेन से है वो मैंने लिखा है, तो एक तो बन गई है मलाई। ठीक है, ये पिक्चर से यहीं पे मट्ठा, लस्सी, छाछ, और क्या है, मिठाई, घी, आइसक्रीम, शरबत, पनीर, और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, आपको खुद सर्कल लगाना है, आप इसमें खुद सर्कल लगाना। ठीक है, आगे नेक्स्ट है खोजबीन के लिए। देखो, सूरदास द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं हैं, खोजे हुए पढ़े। अब क्या है, जो ये कवि हैं इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि ब्रज भाषा में है, वो आपको चाहे इंटरनेट से सर्च करना, अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में देखना, वो आपको ढूंढनी है रचनाएं और उन्हें पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 9 जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे चैप्टर 10। इस चैप्टर में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैप्टर आपको कैसा लगा वीडियो में जरूर लिख के बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, अगर नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।